नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हल्फनामा देने को भी कहा है। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काफी गंभीर बताया है। आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई है। एग्जिट पोल कुछ और, नतीजे कुछ और आए। महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे। चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही थी। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। चुनाव आयोग वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों ने वोट चोरी की आशंका को मजबूत किया, क्योंकि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर जोड़े गए। 5 बजे के बाद बड़ी संख्या में मतदान किया गया। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग के सामने बात रखी, लेकिन चुनाव आयोग हमें डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार करता रहा। इसके बाद हमारी टीम ने 6 महीने तक कागजातों को खंगाला। उसके बाद हमने ये सबूत सामने लाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में हम 16 सीटें जीत रहे थे, लेकिन हकीकत में केवल 9 सीटें जीती। जब हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर छानबीन की तो पता चला केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा के भारी अंतर से बीजेपी ने लोकसभा सीट जीत ली। इस विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट बनाए गए थे। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप यहां पर राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी की है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी ने गिनाई। डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया। हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं? फेक एड्रेस की बात की। तो 40,009 वोटर्स राहुल गांधी का दावा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बेंगलुरु। तो एक बार आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। देखिए, सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं, और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। कई जगह से हमें शिकायतें मिल रही हैं। बहुत जगह एक ही एड्रेस पे 100 से भी ज्यादा वोटें हैं। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं, दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो कई फर्जीवाड़ा हुआ है। जो ग्राउंड रियलिटी है कि बीएलओ गया ही नहीं है, खुद ही फॉर्म भरा है, खुद ही अंगूठा लगा रहा है, खुद ही साइन करके अपलोड कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है हुई है, और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है एविडेंस हम लोग रखेंगे। प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं। ये कोई पहली बार राहुल गांधी
संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हों, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा पॉलिटिकल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है, लोगों में उनकी पैठ नहीं है, लोगों में माननीय मोदी जी के प्रति एक प्यार का भाव है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग वोट देते हैं। मैं तो आज राहुल जी से पूछना चाहूंगा, आप इतने प्रिपरेशन के साथ आए थे तो अपने ही अलायंस के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी के भी तो 2 वोटर आईडी कार्ड थे, वो भी दोनों वोटर आईडी कार्ड लेकर आते कि दोनों वोटर आईडी कार्ड थे, देखो जी ये कट गया है कि एक बचा हुआ है, उस पर तो कोई कमेंट नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी कहीं न कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक तरह से बिहार के चुनाव से पहले एंटीसिपेटरी बेल है कांग्रेस पार्टी का कि देखो चुनाव के नतीजे आए उससे पहले किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है वह ठीकरा वो फोड़ रहे। सवाल उठाते हैं तो आप पे काउंटर अटैक होता नहीं, rather than addressing it. नहीं, see, notice one thing. They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो वो बोलते हैं, right? But मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते there'd be criminal proceedings. तो राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं? वही उन्होंने राहुल गांधी ने दूसरा दावा किया फेक एड्रेस को लेकर। बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज़्यादा वोटर्स का जो पता था वो फर्जी पाया गया, उन पतों पर कोई नहीं रह रहा था, तो फिर वोट किसने डाला? एक ही पते पर 40 वोटर्स। वही उन्होंने एक ही पते पर कई वोटर्स होने का भी दावा किया। एक पते पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले। वहीं ऐसे ही दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर्स लिस्ट किए गए। 4,132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल था, तो फिर उन्होंने वोट कैसे डाला? उन्होंने फॉर्म 6 की भी बात की है। फॉर्म 6 से जो फर्जीवाड़ा उन्होंने बताया है कि 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींची गई थी, दूसरी बार उन्होंने जूम करके तस्वीर लगाई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीके तिवारी जी हैं, हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता हैं प्रोफेसर श्याम कुमार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे पीके तिवारी जी आपसे। सीधा सा विश्लेषण एक बार आपसे जान लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछली बार आरोप लगाए थे कि उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा अगर हमारी सरकार आई बाद में, जो धांधली फिलहाल कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर एक नया आरोप लगा दिया।
उन्होंने कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल सीट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे में ये सब धांधली सामने आई। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी के आरोपों में दम है या सिर्फ वही है कि अगर इंसान हार जाए, चुनाव में हार हो जाए, तो फिर उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए इस तरह के आरोप? राहुल गांधी जी ने कई बार ऐसे दावे फिर परेशानी का सामना करना पड़ा है, जटिलताओं का सामना करना पड़ा है, उनको कोर्ट में भी माफी मांगनी पड़ी। और उन्होंने, देखिए, एक बात ये हम लोगों को याद रखनी होगी कि चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन, इन पर भी जो है भरोसा नहीं जताया गया था। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन में कहा, चुनौती दी कि आइए और इसको हैक करके दिखाइए। सर आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना फोन आप कान पर लगा लीजिए तो अच्छे से आवाज ले रही आवाज मैं भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, इको ले रही आवाज, ये बात मैं महसूस कर रहा हूँ। अब कैसी आ रही है? आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, ये जो एयरफोन आपने लगाया है वो निकाल दीजिए, तो आवाज साफ आएगी। तो ये एक चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने, अच्छा, ये एक इस समय अपोजिशन के लीडर है, तो एक बड़ी उम्मीद की जाती है उनसे। अपोजिशन के लीडर को एक तरीके से कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, उसको सुविधाएं दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, सब कुछ होता है। तो ये महसूस करना चाहिए कि वो अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, एक समानांतर सरकार के अगुआ हैं, तो उनको इतनी तो जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए कि कम से कम ये जो SIR हो रहा है, हाँ, जो बिहार में हो रहा है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। हाँ, और संवैधानिक व्यवस्था में हाँ, राहुल गांधी को या विपक्ष को हाँ, इतना हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। और अगर मान लो वास्तव में ऐसा कुछ है तो प्रमाण के साथ में आइए। और आप अगर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ में मिलाए दे रहे हैं, उनको एक दूसरे का पूरक बताए दे रहे हैं, एक दूसरे का साथी बता रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। 2014 में क्या हुआ था ये बताइए? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब अगर मोदी आ गए थे तो मोदी आए थे तो किस बल पे आए थे? वो 2014 में मनमोहन जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने तो ये आरोप नहीं लगाया था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ में मिले होने के बावजूद हम जीत के आ गए, ऐसा तो नहीं आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस या और कोई पार्टी अगर सुविधा की राजनीति करे कि अगर जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन पर कोई छीटाकशी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं। लेकिन अगर हार रहे हैं तो बड़ी हाय तौबा है। दूसरी एक बात और है, ये जहां जहां पर देखिए, अभी बिहार में हुआ है और बिहार के पहले ही हाय तौबा मचाने लगी ममता दीदी, क्योंकि उनको सबसे बड़ा भरोसा जो है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके वोटों का है। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये जो तुष्टीकरण वाला एक मसला चल रहा है, इस मसले को लेकर के ये बहुत बड़ी एक बात है और ये यही ध्रुवीकरण होता है। ये बहुत बड़ा खतरा ममता दीदी ने खुद कह दिया कि असली ये शुरुआत तो बिहार की है, लेकिन असली निशाना बंगाल है। अब आप बताइए। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, कहाँ से ठीक है, निशाना है? राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? अरे भाई, इस संविधान में ये ऐसी व्यवस्था SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता रहा है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये कई बार पहले भी हुआ है।
बिल्कुल। और ये हमारे संविधान में ये व्यवस्था है। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। हाँ। इलेक्शन कमीशन को ये करने का पूरा अधिकार है कि जो वोटर है लेजिटिमेट है कि नहीं, जायज है कि नहीं, और नकली लोग तो नहीं है, एक व्यक्ति 2 जगह वोटर तो नहीं बन रहा। चलिए, आप अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके आरोपों का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में आइए। बिल्कुल सर, फिर ऐसा ना हो बिल्कुल कि आप ठीक बात है। फिर बाद में कोर्ट में माफी हाँ, की। एक बार श्याम कुमार जी से जान लेते हैं। श्याम कुमार जी, क्योंकि अभी एसआईआर को लेकर भी सर ने बात कही और राहुल गांधी अलग ही चुनाव आयोग पर जो हमला करने से लगे हुए, निशाना साधने से लगे हुए हैं, और उधर तेजस्वी यादव भी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर किसी चीज का सत्यापन हो रहा है तो समस्या क्या है? श्याम कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है श्याम कुमार जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। मलिक साहब, आप पर भी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ बोलिए श्याम कुमार जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। मेरा ये कहना है कि जो एसआईआर के लेके कुछ जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को साफ करना हम लोग का दायित्व है। एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी एसआईआर का अपोज नहीं किया था। 2003 में जब एसआईआर हुआ था, आदरणीय राबड़ी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थी। ठीक है। एक सकारात्मक माहौल था। उस माहौल में जनता को विश्वास में लेके, पूरे बिहार को विश्वास में लेके बहुत अच्छे तरीके से एसआईआर हुआ था। एक लंबी बातचीत हुई थी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से, और चुनाव आयोग ने किया था। तो चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, हम हमेशा उसे ऐतिहासिक भूमिका है। टीएन शेषन साहब थे चुनाव आयोग के आयुक्त रहे, उनका एक नाम है, अपने आप में एक संस्था है। और आपने देखा कि 90 के बाद चुनाव हुए, ऐतिहासिक मैंडेट 1995 में हमें मिला, और तमाम बातें उस पर हम नहीं जाना चाहते, वो अलग डिबेट चली जाएगी। मेरा ये कहना है कि हम लोग जिस बात को सवाल उठा रहे हैं, एक समय को और प्रक्रिया को लेके, और एक सवाल को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में माननीय अदालत में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात को सुनने का काम किया। कल ही 6 तारीख को आपने देखा कि कहा कि 65 लाख लोगों का जो नाम मांगा जा रहा है, जो हमने मांगने का काम किया, माननीय अदालत ने कहा कि आपको जमा करना पड़ेगा। ये बात आपके चैनल के माध्यम से अगर व्यूअर को क्लियर कर दूं कि हम लोग जो साफ बात उठा रहे हैं, हमारे सम्मानित जो विपक्षी दल है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि हम जनता के बुनियादी सवाल को उठा रहे हैं। जैसे मसलन कि हम उठा रहे हैं, उसको टीडीपी ने वही बात कही है। जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद महोदय जी बांका से गिरधारी यादव साहब ने बात कही है। जमीन पर कागज पत्री में एक बार किसी को आप अगर ले लीजिएगा तो उसको एक बड़ा लंबा समय मिलेगा। मेरा कहना है कि आप आनंद फानन में 24 जून को जो घोषणा हुई, बिहार में पलायन होता है, वहाँ के जो मजदूर भाई हमारे हैं, समय से पहले उनका फिक्स है कब जाना और कब आना है। तो ये अगर पहले बातचीत होती, जनता को पता रहती। आप जांच करने से कौन पीछे भागता है, कागज देने से, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। मानसून का महीना आ गया है, आप कहने कि 1 महीना में सारा आपको मौका दिया है कि आप अपना बता लो। आपके पास कंप्यूटर टैबलेट है, सबके पास है क्या? जो बेचारे बाहर गए हो तो जानकारी भी ना हो उनको हो। तो कई जो तकनीकी बारीकी में लोकतंत्र की गाड़ी को अगर आप ले जाइएगा, बहुत मजलूम पीछे हो जाएंगे। इससे हमारे आदरणीय भाई साहब लोग इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि वो जो जनता के नब्ज को, जो मजलूम जनता जमीन पर जो संघर्ष है, उससे हम लोग निकलते हैं, उनके साथ तो हम जानते हैं। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो विरोध समय और प्रक्रिया को लेके है, और गंभीर विरोध, इसको माननीय अदालत ने एक एक बात को टेक ऑन लेने किया। 28 तारीख के अपने टिप्पणी माननीय अदालत ने जो बात कही वो बहुत जरूरी है सुनना। उन्होंने मतलब जो समय और प्रक्रिया है श्याम कुमार जी चुनाव आयोग की, आपको संदेह है उस पर? नहीं, वो समय प्रक्रिया को हमारा बाजी सवाल है। 28 तारीख को जो टिप्पणी दी है माननीय अदालत ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का काम मास एक्सपल्सन नहीं होना चाहिए, इनको समावेशी, लोकतंत्र का मतलब समावेशी, सबको जोड़ना है। जो किसी भी पायदान पर अंतिम जन, गांधी जी बात करते थे, अंतिम जन की बात करते थे, कोई फैसला लो तो अंतिम जन के बारे में सोचे, और अंतिम जन पायदान से बाहर है। जब नवंबर की लास्ट बात, फिर आप मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को, कि अब देखिए बिहार के हमारे जो भाई हैं, मजदूर भाई हैं, बाहर रहते हैं, वो जानते हैं ना पॉलिटिकल स्टेट है, वोट देने वो जरूर आते हैं। पर्व का भी हमारा महीना है बिहार का। अब बेचारे एक भी मतदान छूट जाएगा तो उनका कितना मतलब भरोसा इस लोकतंत्र से। तो इन बात को बहुत बारीकी से, और हम बहुत अदब के साथ एक लास्ट बात क्या कि फिर बात को हम समाप्त कर रहे हैं कि हमें इस विपक्ष और सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के बुनियादी मापदंड का सवाल है। इसलिए हम बहुत विरोधी दल से, हमारे नेता ने लेटर लिखा
तकरीबन 35 लीटर को रहने दीजिए कि आप नहीं, बिल्कुल ठीक है श्याम कुमार जी, अगर विपक्ष को किसी तरह की आपत्ति होती है तो आपत्तियां दर्ज वो करवा सकते हैं, ये एक सीधा सा ये भी उनका अधिकार है। ठीक है, अविरल मलिक जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ मलिक साहब, क्योंकि सीधा सा जो राहुल गांधी का निशाना है चुनाव आयोग पर तो है ही, लेकिन साथ में बीजेपी पर भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भैया ये जो मिली भगत चल रही है ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में चल रही है। जी देखिए, जहाँ तक विषय है चुनाव आयोग का, ईवीएम का जहाँ तक विषय है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के आरोपों का जहाँ तक विषय है, मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, कोई तथ्य किसी रूप में मौजूद नहीं है। और जितने भी आरोप राहुल गांधी जी के होते हैं उनमें कोई एविडेंस की आवश्यकता न होती है, ना वो एविडेंस रखते हैं, ना वो फैक्ट्स रखते हैं। यदि कुछ करते हैं तो झूठ बोलने का कार्य करते हैं, वो करते रहे। और मैं सोचता हूँ उससे कोई फर्क जरा भी भारतीय जनता पार्टी पे, हमारी सरकार पे नहीं पड़ता है, इसमें कोई दुरा नहीं है। नंबर 2, जिस तरीके से पुष्पेंद्र जी ने आपने सवाल किया, मैं सोचता हूँ जहाँ तक विषय कांग्रेस पार्टी का है, अन्य राजनीतिक दलों का है, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब ये कहते हैं ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। इस देश के प्रधानमंत्री ईवीएम के माध्यम से चुने गए। लोगों ने वोट कास्ट करने का काम किया। मनमोहन सिंह जी को 2 बार पीएम बनाने का ईवीएम के माध्यम से काम किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ईवीएम के माध्यम से सांसद है। ममता बनर्जी, भगवंत सिंह मान, इनकी कर्नाटक की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम सारे इनकी सरकार है और मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से ईवीएम के माध्यम से बने हैं। और उसके साथ साथ ज्यादा विषय है इनके झूठ का और सत्य का। ये कहते हैं ईवीएम जो भी कर रही है वो फर्जी कर रही है। जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है वो भी ईवीएम के माध्यम से है, अन्य राज्यों की भी। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं ईवीएम बेईमान है, हम ईमानदार है। अगर ये ईमानदार है तो मैं सोचता हूँ ठीक है, हम इनकी बात मान रहे हैं कि ईमानदार है और ईवीएम बेईमान है, तो कम से कम ये इस्तीफा दे दें। जिन पदों पर बैठे हुए हैं ईवीएम के माध्यम से वहां पहुंचे हैं, अगर ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव को गलत बताते हैं तो जहां जीते हुए हैं, जिसमें इनके सांसद विधायक जीते हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि ईवीएम को खराब बता रहे हैं, भ्रष्ट बता रहे हैं और खुद को ईमानदार कह रहे हैं। तो दोहरा मापदंड कैसा, विरोध कर रहा है तो छोड़ के करिए ना, और छोड़ के विरोध करें, बाहर आके विरोध करें। पद पे बैठे हैं, ईवीएम के माध्यम से चुने गए हैं और बैठ के विरोध कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खाते हुए सोच रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी सत्ता में आ जाए, जहाँ जीत जाएंगे सब बढ़िया हो जाएगा, हार जाएंगे सब बेकार हो जाएगा। ये क्या तरीका है? ईवीएम हो, इलेक्शन कमीशन हो, वोटर लिस्ट हो, या फिर बात चली जाए जुडिशरी की, जुडिशरी को भी अपमानित करने का काम करेंगे, गोदी मीडिया करेगा काम करेंगे, एसपी, डीसी, पुलिस, थाने सब खराब हो जाएगा। चाहे आप एक तरीके से हार जाएंगे, चाहे जीत गए, जम्मू कश्मीर जीत गए सब बढ़िया हो गया, हरियाणा हार गए तो सब खराब हो गया। वोट की चोरी हो गई, न जाने महाराष्ट्र में वोट की चोरी हो गई, यहाँ हो गई, वहां हो गई, यही सब आरोप लगाएंगे। इनके पास सब में कहने के लिए कुछ नहीं है। इस जनता को भ्रमित करा और जनता जानती है। 2014, 2019, 2024 3 बार हमें लोकसभा जिता, भविष्य में जिता। ठीक है मलिक साहब, ठीक है। तिवारी जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ तिवारी जी, मेरा सवाल यह है, क्योंकि संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना, अब तो सवाल की जगह सीधे सीधे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाना, और अगर आरोप सिद्ध होते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन 4 लोगों को आप गुमराह करने से लगे हुए हैं कि भैया ये हमारे संवैधानिक संस्था ऐसी है, ऊपर से आप खुले तौर पर धमकी भी दे रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आखिर कांग्रेस में रणनीति में कमी कहाँ है? क्योंकि हमने कई चुनाव देखे, ठीक है, पंजाब में बहुत अच्छी सरकार कांग्रेस की चल रही थी, ठीक है, वहां पर ये रणनीति नहीं बना पाए, कैप्टन साहब और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच नोकझोंक होती रही, वहां से सरकार चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। हरियाणा में ये अच्छे से कोशिश नहीं कर पाए, ठीक है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस अब की बार हरियाणा में आ जाए, वहां पर भी जो अंदर की गुटबाजी थी, ठीक है, उनके हिसाब से सीटों का बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाया, लोग अपने अपने लोगों को सीट देने में लग गए, वहां से भी इनकी सरकार नहीं रही, वहां पर भी लगातार दोबारा बीजेपी आ गई। अब ये महाराष्ट्र पर उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में आपने हाल देख लिया कांग्रेस का, तो आखिर क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी इस तरीके से आरोप लगाने से लगे हुए? देखिए, ये एक बहुत पुराना ट्रेंड हम लोगों ने देखा। ये में जिन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, मैं एक पत्रकार के तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं वो एक दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन वो पूरे तौर से चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल,
और उनसे अगर आपको मुकाबला करना है, उनसे आपको जीत हासिल करनी, तो आपको जमीन पर उतर करके मेहनत करनी होगी। ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी राजनीति में कि आप विदेश चले जा रहे हैं अवकाश मनाने के लिए, और आप कभी जो है वो थोड़े दिन खामोश बैठे हैं, कहीं आप जो है वो छुट्टी मनाने चले गए, या कहीं जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, या कैजुअली कुछ भी कह दिया। कुछ भी मत कहिए, जिम्मेदारी समझिए और इतिहास को देखिए, पढ़िए, थोड़ा सा लाइब्रेरी में समय दीजिए, तब जाकर के अपनी बात कहिए। इस तरह से पहला बात कही जाती है कि चुनाव आयोग के वो अधिकारी रिटायर भी हो जाएंगे तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे संविधान की बात करो, कायदे की बात करो, लोकतंत्र की बात करो। ये इस तरह से थोड़ी कहा जाता है। अब मान लीजिए अब उन्होंने कहा कि मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तेजस्वी यादव ने कह दिया, और उसके बाद में कहा कि देखिए ऐसा हुआ, और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दी। अब सवाल है कि यहाँ तथ्यों पे बात कीजिए, यहाँ ढंग की बात कीजिए। अगर आप ढंग की बात नहीं कर पा रहे हैं तो हवाई बात मत कीजिए, जनता को बरगलाने वाली जैसी कोई बात मत कीजिए। जनता इतनी समझदार है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी खुद कर लेती है, और उसको अगर आपने केवल जो है आई वॉश करने की कोशिश की तो ये संभव नहीं है। अब बिल्कुल तकनीक का जमाना आ गया, और तकनीक में भी इतनी हाई क्लास की तकनीक शामिल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, देखिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव आयोग को ये डायरेक्शन दिया है, उनको उस डायरेक्टिव को पूरा करना होगा, और उनको वो लिस्ट भी दिखानी होगी। ये साबित करना होगा कि हम वास्तव में जो काम कर रहे हैं वो सही है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें भी ये परख लेगा कि वास्तव में वो काम सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। अगर नहीं सही हुआ तो वो फटकार लगाएगी चुनाव आयोग तक को। बिल्कुल, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट उसको भी छोड़ने वाली नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, निचली कोर्ट से लेकर के हायर कोर्ट तक में अगर माफी मांगनी पड़ रही हो रूल बयानों के बाद में, तो हम इसको जिम्मेदार विपक्ष का नेता तो नहीं कहेंगे। और इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जो कहिए वो जनता के बीच में पहले से ही आपकी इमेज ऐसी खराब हो गई है कि आप घटते चले जा रहे हैं, और घटने की स्थिति ये आ गई, थोड़ा सा बढ़ भी गए तो आपको लगा कि आप जिस सत्ता में आ गए। ठीक है सर, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से समर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। समर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी वैसे देर से आए हैं आप, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा समय मिल जाएगा आपसे सवाल करने का भी। आज फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, और साफ तौर पर फिर वही बात कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। हालांकि उन्होंने कुछ स्क्रीन पर दिखाया भी, उसमें कई चीजें उन्होंने समझाई भी कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स हैं, एक ही एड्रेस पर कितने वोटर्स पाए गए, काफी चीजें हैं। जी, इस बात की सच्चाई तो ये है कि जो आज लोग तिलमिला रहे हैं ना, टीवी चैनलों पर, उनसे उनकी असलियत सामने आ रही है कि कितना बुरा लग रहा है कि उनका जो झूठ है, उनका जो चोरी है वो पकड़ी गई है। चोर अकेले नहीं है, वो चोरों के साथ में कई और भी जो है वो सफेद पोश लोग जुड़े हुए हैं, जो चोरों का उनके मददगार बने हुए हैं। कुछ चोरी में मदद कर रहे हैं और कुछ चोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, और चोरी पकड़ी जाती है तो उसको जस्टिफाई करने का जो है वो प्रयास चलता है। आज जब राहुल गांधी जी ने सारी सच्चाई सामने बता दी, उसके बाद भी लोग टीवी पर आकर उनको गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के जो है गुणगान कर रहे हैं। कि तिलमिलाहट से ये बात साफ है कि अब ये जो उनकी पोषण उनको जहां से हो रहा है वो अगली बार नहीं हो पाएगा। अगली बार उनकी जो सरकार जो चोरी से लेकर आए हैं सब लोग मिलकर, एक अली बाबा नहीं होता, 40 चोर भी होते हैं। तो 40 चोरों की जो संख्या है वो इस प्रकार से है कि कुछ उसके अंदर आपकी बिरादरी के लोग भी है, आप किसी को मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल है, और कुछ जो है नेता खुद है, और कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ पुलिस के और ये डीएम और इस लेवल के अधिकारी है, ये पकड़े गए हैं। इनका जो नकाब है वो उतर चुका है, चीज सामने आ गई। अभी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हमने बात की है, आप देखिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर बात करने पर इस प्रकार का माहौल इनके खिलाफ बन गया है, और ये बात नहीं है। आप देखिए, आप जहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी पोस्ट कर रही है अपनी सफाई देने के लिए, इसके नीचे जाके ट्विटर और फेसबुक पे जाके देखिए किस प्रकार के भद्दे भद्दे कमेंट बिल्कुल समझ और जहां तक की बात है, ये बेबुनियाद बातें नहीं है, ये बेबुनियाद बातें नहीं है, इनके तथ्यों के साथ आपको किया गया है कि एक व्यक्ति 4-4 नहीं, बिल्कुल समर सिंह जी, आपकी बात ठीक है। और दूसरा ये कि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी जी से जवाब मांगा है, और दूसरा ये भी मतलब कई जगह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी कुछ बोल रही थी और सबूत थे नहीं उसके पास, तो अब कांग्रेस शांत हो गई। इसी तरह चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रही है तो सबूत है कांग्रेस के सबूत में नहीं, मैं आपको सबूत देता हूँ कि 3 राफेल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। खुद इनके एयर चीफ मार्शल जो थे उन्होंने इस बात को बोला है कि हम इस चीज से डिनाई सकते हैं, दोनों तरफ कोलेटरल इंजरीज होती है। उन्होंने खुल के ये बात नहीं कही। और आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कितने सैनिकों की शहादत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर? नहीं, चलिए ठीक है, लोगों का बदला लेने के लिए इसी पर आ जाते हैं, क्योंकि काफी बातें बोली तो उनका जिक्र भी नहीं हो सकता। आप भी थोड़ी लेता है, मैंने उसका जवाब आपको दिया, आपने चालू करी इसलिए मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया। जितना जश्न भारत ने बनाया उतना पाकिस्तान ने भी बनाया। कौन जीता कौन हारा, लड़ाई हुई कि हाथापाई हुई, ये किसको पता चल रहा है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भारत की जनता को मूर्ख बनाने के नित नए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के जो बायसनेस है। और समर सिंह जी, एक सवाल हो रहा है, एक सवाल ये है, क्योंकि अगर कोई भी नेता होता है तो उसकी बातों का जो कार्यकर्ता है उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? शायद आपको ये बात कैसी लगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को लेकर कि अगर वो रिटायर भी हो जाएंगे तो हम उनको ढूंढ लेंगे। अब होता क्या है कि नेताजी तो पहले कहते, बाद में कहते हैं, उससे पहले कार्यकर्ता अपने मोहल्ले पड़ोस में चीजों को सर्च कर लेते हैं कि हमारे नेताजी ने कह दिया है, अब हम भी इन लोगों को थोड़ा सबक सिखा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानों से थोड़ा सा बचाव करना चाहिए कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा लाइन पर लेकर चलना? नहीं, कौन से कार्यकर्ताओं ने जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेताजी से पहले कार्यकर्ता अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगते हैं। अगर आप रैली में भी जाएंगे ना किसी में, अगर आप किसी रैली में भी जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पढ़े लिखे लोगों की, समझदारों की पार्टी है, संविधान से चलने वाली पार्टी है, अबाइडेड बाय लॉ है, ठीक है? तो यहाँ पर जहां तक की बात है, जहां पर भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो कहीं पे भी चले जाए, वो देश छोड़ के चले जाएंगे, तब तक उनको हम जो है वो देश भी छोड़ के चले हम पकड़ के ले आएंगे। नीरव मोदी और इनके तरह नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधी अगर इस देश के खिलाफ कोई अपराध कर रहा है, संविधान के खिलाफ कोई अपराध कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ कोई अपराध कर रहा है, वो रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है? वो ईश्वर को प्यारे नहीं हो गए तब तक ठीक है, लेकिन अगर धरती में रहे तो वो उनको जो है उनकी जो कर्मों की सजा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल देगी। ठीक है तिवारी जी, लोकसभा में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एनडीए की जो दिखाया कि हम भी मजबूत हैं और काफी टक्कर भी दी और काफी मजबूत भी इंडिया गठबंधन रहा, उसके बाद भी इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि भैया धांधली चल रही है, ठीक है? पहले सवाल ईवीएम पर हो रहा था, अब सीधा सीधा सवाल चुनाव आयोग पर ही होना शुरू हो गया। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपकी बिरादरी के हैं, पत्रकार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं करते। बिल्कुल, हम जो भी बात करेंगे एक पत्रकार के तौर पे करेंगे। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि अभी हमारे जो पूर्व वक्ता संजय सिंह जी हैं, उन्होंने ये बात कही कांग्रेस सजा देगी। मतलब कांग्रेस सजा देने वाली कौन होती है? अगर इलेक्शन कमीशन के किसी कर्मचारी या अधिकारी ने अगर कोई गुनाह भी किया है तो वो कोर्ट देगी सजा की आप देंगे? एक बात ये गौर करने वाली है। नहीं, इस चीज को पहले थोड़ा सा गौर कीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सजा देगी। हाँ जी, नहीं समर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर आप भी दूसरे प्रवक्ता की तरह बोलेंगे कि मेरी आवाज डाउन कर दी। नहीं, गौर कीजिए, देखिए। हाँ, मिल पा रही है। अगर मोदी जी ने अगर एक बात ये कही थी घर में घुस के मारेंगे, तो वो एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर ये बात कह रहे थे। बिल्कुल। और कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की जगह सुप्रीम कोर्ट करेगी अगर आप ये कहते तो या ये कहते कि राहुल गांधी जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे। नहीं, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। आप अगर ये कहते कि कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों ने गुनाह किया है वो उनको अपने गलत की सजा मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी सजा देगी, ये आप नहीं कह सकते। कहने का भी एक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल आपने कहा कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी और नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपकी सरकार आगे आती है तो आप सजा क्या, आप वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलने की कोशिश कीजिए कि आगे से इस तरह की कोई जो काम है वो काम ना हो। समर सिंह जी। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि संलिप्तता है चुनाव आयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, तो आप उसको दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। बिल्कुल। कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बाकायदा निर्देश दिए हैं और वो सारी फैक्ट्स उन्होंने फाइल करने को कहा है, तो वो जरूर फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसमें से मेकआउट करेगा कि वास्तव में आरोप कहां तक सच है और कहां तक गलत है, आरोपों में दम है कि नहीं है, और अगर दम पाया गया तो वो फटकारेगी और चुनाव आयोग को इस बात से इंडाइट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, कम से कम देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, हमारी जो व्यवस्था है उसमें आप भी विश्वास करते हैं, हम लोग भी विश्वास करते हैं। देर है लेकिन एक अंधेर नहीं होने पाएगा। ठीक है, हम इस बात पर भरोसा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कम से कम एक उस चीज पर हमको रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। समर सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हाँ, आप जवाब दे दीजिए समर सिंह जी। समर सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए क्योंकि मुझ तक आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। तो जो सजा देने की, जहां तक सजा देने की बात की गई है, तो सजा देने का मतलब यह है कि हम, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की न्याय व्यवस्था उनको सजा देगी। हमने थोड़ा ना कहा कि हम तालिबान के जैसे करेंगे, हम थोड़ा ना करते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आके बोलते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, ईंट का बदला पत्थर से लेंगे, हम जो है ऐसा करेंगे, तब तो आप लोग सामने आते नहीं। आपने कहा कि आप पत्रकार बिरादरी से आते हैं, तो आपको ये भी तो बताना चाहिए ना कि जब मोदी जी ये चीज बोल रहे थे तब वो संवैधानिक जरूर पद पे बैठे थे। हम भी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है यहाँ पर इस देश के, और उतना अधिकार हमारा भी है। हमारे देश के, अगर हमारे देश की तरफ कोई आंखें उठा के देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का अधिकार हमारा। और ये सिर्फ एलओपी या प्रधानमंत्री नहीं है, आप जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हमारे देश की स्वाधीनता पर, हमारे देश के संविधान पर कहीं हमला होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें उसका जो है खुल के और डट के मुकाबला करना चाहिए। ये चीज आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि अगर कोई भी इस देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहा है, आप परिवार के बच्चों को बताइए अपने घरों में जाके कि आपके संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात को सुनिश्चित करने का जो है वो दायित्व आप लोगों का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के बात है कि चुनाव आयोग एंड भारतीय जनता पार्टी एंड देयर सपोर्टर्स आर नाउ एक्सपोज्ड। वो उनकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। अब देर इतनी सी है, आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी है, धीरे धीरे देश के अंदर मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां पर इन्होंने इलेक्शनों में घपले किए हैं, इन्होंने जितनी भी जो धांधलियां की वो सामने आएगी और देश का जनता, देश का आदमी इस चीज को मानेगा। आप देखिए उस देश के अंदर जहां 10 साल पहले, 12 साल पहले 40-42 रुपए, 48 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, वहां पर 102 रुपए होने के बाद में भी आवाज क्यों नहीं उठ रही? सब लोग आवाज उठ रही है। लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिए, इन्होंने लोगों के वोटों को चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। और सरकार में बनो रहना सिर्फ सरकार चलाना नहीं है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो जेल जाने से बचने के लिए अब सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इस चीज को भी आपको समझना होगा। और ये धीरे धीरे जो अंधभक्ति की पट्टियां हैं इस प्रदेश की और देश की जनता की आंखों से खुल रही है, एक दिन जरूर आएगा कि लोगों के सामने असलियत आएगी कि कौन पार्टी है और कौन लोग है जो वाकई में देश के निर्माता है, और जो है कौन पार्टी और कौन लोग है जो देश के विक्रेता है। तो हम उस समय का इंतजार करेंगे। और इस जो आंदोलन है ये, जिसमें आहुति देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन के साथ कांग्रेस पार्टी और देश की तमाम जनता। हाँ समर सिंह जी, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, काफी अच्छा रहा, और एनडीए को आपने बहुत टक्कर दी, मुश्किल उसके खाते में जीत गई है। जी, जीत कैसे गई वो समझा तो दिया आपको। हाँ। ऐसी तो जीत गई है। नहीं, अगर वो इस तरह करते तो हो सकता है और शानदार तरीके से जीत होती। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। उन्हें लगा कि 20,000 वोट हमारे कम पड़ रहे हैं तो हम करते हैं 25,000 वोट बढ़ा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 30-35,000 वोटों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हार गए। उनके खुद के कैलकुलेशन में वो नीचे आ गए थे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, मलिक साहब जवाब दीजिए।
देखिए जहाँ तक विषय सवाल सिंह जी का, सवाल सिंह जिस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, सत्य होने चाहिए। और सवाल सिंह जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की बात हो या आलोक की राहुल गांधी जी की बात हो, ये जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और व्यवहार करते हैं, मैं सोचता हूँ दुखद और निंदनीय है। कड़े शब्दों में निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उसके साथ साथ ये ईवीएम चुनाना काम करते हैं। भाई साहब, कम से कम ईवीएम की अगर बात कर रहे हैं, मेरी तो एक मांग है आपसे, जिसमें आपके नेता है, विधायक सांसद है, स्वयं राहुल गांधी जी हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बने हैं? पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तो ईवीएम से बने हैं, और जो आपके बाकी सांसदगण एक तरीके से चुने गए हैं वो भी ईवीएम से चुने गए हैं। तो भैया, आप अगर विरोध कर रहे हो किसी चीज का, अगर किसी भोजन का आप विरोध कर रहे हो कि अच्छा नहीं है, पहले उस चीज को आप तो छोड़ोगे। आप अगर किसी चीज को कह रहे हो ये अच्छा नहीं है और ये कह रहे हो दूसरे लोग छोड़ दे लेकिन हम खा लेंगे, आप कम से कम इस्तीफा दीजिए ना। विधायक सांसद आपके इस्तीफा बात कर रहे हो मेरे भाई आप। अरे भैया सुन लीजिए, कुछ भी बेबुनियाद चीजों पर बात किए जा रहे हैं। आज की बात कीजिए कि वो चाहे वो एक व्यक्ति कौन था, पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ, आप सुन लीजिए, मैं आपको पूरा सुन रहा था। केवल निवेदन आपसे इतना सा है, छोटा सा निवेदन है, आप अपने एक खास ऊपर लेटर लिखिए राहुल गांधी जी को, अन्य नेताओं को, वो सांसद विधायक पद से इस्तीफा दें और एक प्रकार से वो सामने आके विरोध करें ईवीएम का। तब अगर करेंगे तो हम कम से कम इस चीज को ये समझ सकते हैं कि भाई हाँ, ये इस चीज का विरोध मानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ आप विरोध नहीं मानते हैं। ठीक है मलिक साहब, चाहते हैं तो अपना निजी प्रॉफिट चाहते हैं, जहाँ आपका निजी लाभ हो। जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाए बहुत बढ़िया है, जहाँ सरकार आपकी ना बने वहाँ ईवीएम खराब है। ये क्या नाटक है, अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर रखी है। चलिए वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी श्याम कुमार जी काफी समय से बैठे हुए। श्याम कुमार जी, क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं और कितना इत्तेफाक राहुल गांधी जी की बात का आप रखते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। तो देखिए, राहुल गांधी साहब ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के समय भी कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए थे। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की एक बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में। तो उनकी बात कोई हवा में नहीं होगी, वो ऐसे कोई हंसी मजाक ठिठोली करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका रही है इस देश में, ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र चुनाव के समय सीसीटीवी की मांग हुई थी, वो नहीं मिली। अब क्या फैक्ट है, क्या फिगर डेटा है, उन्होंने मीडिया के सामने बातें रखी है, इसके आगे वो पार्टी बात रखेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हाल ही के दिनों में जो संवैधानिक संस्थाएं, जिस तरह से कुछ संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हुई है, ये लोकतंत्र की एक विडंबना और चुनौती है। क्योंकि हम लोग की आस्था लोकतंत्र में है, संविधान में है, बाबा साहेब में है। उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए, सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए हम कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संघर्ष करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज एक बात समझिएगा कि जब भी हम सवाल जवाब चुनाव आयोग से होता है तो आप समझिए लोकतंत्र में सवाल जवाब होता है, ये बात हमको मानना पड़ेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, हम इस बात से परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है कि जब सवाल जवाब आज के दिन में होता है तो कुछ और बात कही जाती है। हमारे सम्मानित विपक्षी दल के जो हमारे मित्र और भाई बैठे हैं, मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बात यहाँ जरूर करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सत्ता में है, तकरीबन 11 वर्षों से केंद्र में है, 20 साल से बिहार में है। आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ही आप लोग एक्टिव विपक्ष के नाते कई मुद्दों को लेके आए हैं, सड़कों पर रहे हैं। एक जमाना याद है जब पेट्रोलियम कीमत को लेके 40-45 रुपए से, जो कि भाई हमारे कांग्रेस के भाई बता रहे थे, तो उस समय इतनी महंगी लग रही थी। आज 3 डिजिट में पहुंच गई है। तो तमाम जो सम्मानित नेता थे उस समय के, जो बड़े नेता थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, आज कहीं नहीं बोलते। तो ये बात समझना होगा कि हम लोकतंत्र में है और हम लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात यहाँ पर लोकतंत्र की बुनियाद की है। इसलिए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से, चाहे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, चाहे माननीय तेजस्वी यादव साहब उठा रहे हैं, एक परिपाटी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक है उसको गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये मुझे लगता है सत्ता में जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है। ये बात को सम्मान कीजिए, विपक्ष के नेताओं को सम्मान कीजिए। ये तो श्याम कुमार जी, ये तो सभी को ध्यान में रखना चाहिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो ध्यान में यहाँ पर हम लोग तो ध्यान में रखते हैं। नहीं तो वही बोल रहा हूँ, सभी को ध्यान में रखना चाहिए ना। बिल्कुल, हम लोग तो आप समझ रहे हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, सवाल पूछिए ना, उसका जवाब देते हैं। पूछिए। नहीं आप समझ गए, वो काफी है, क्योंकि मैं डिबेट को बढ़ाना नहीं चाहता, आगे समय भी करना है। खैर ठीक है। समर सिंह जी,
क्योंकि जैसे मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था तो राहुल गांधी जी को रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ाया गया था, ठीक है। शायद कुछ ना कुछ खतरा होगा कि हो सकता है अमेठी में दोबारा हार हो जाए, लेकिन अमेठी में केएल शर्मा आपकी तरफ से लड़े, निष्पक्ष तरीके से सब कुछ सामने हुआ। जी देखिए, ये जो होता है कि नमक जो है आटे में जितना नमक समाया जा सके उतना प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती थी। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से एक्सपोज हो जाएंगे वो। अगर राहुल गांधी हार जाते, अगर केएल शर्मा हार जाते, वहां पर विरोध, स्मृति ईरानी जी का विरोध देखा आपने कभी? अगर आप खुद स्वयं वहां पर गए हैं तो वहां पर कई इलाकों के अंदर स्मृति ईरानी जी को आने तक नहीं दिया जनता ने, क्योंकि जनता के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो जीतती। अब अगर इसके बाद भी वो जीत जाती तो लोग सड़कों पर आ जाते। इसलिए उन्होंने अपनी जो छवि को साफ करने के लिए कुछ बलिदान भी दिया है। कहीं पर इन्होंने जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए केरल के अंदर काफी समय से भारतीय जनता पार्टी कभी रही ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, अब वहां पर एकाएक जीत जाए तो ये आशंका नहीं होगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इस प्लानिंग के हिसाब से किया कि जो है सब कुछ हो भी जाए और एक्सपोज भी ना हो। इन्होंने सोचा नहीं था कि विपक्ष जो है वो इतनी गहन इसके ऊपर तफ्तीश करके इन सब तथ्यों को लेकर आएगा और इनको बेनकाब मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि धांधली करो लेकिन थोड़ी थोड़ी करके किसी को शक ना हो, उस हिसाब से उन्होंने किया। ठीक है तिवारी जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात चल रही है तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाया गया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आंदोलनकारी भी रहे राम मंदिर को लेकर, और वहीं पर इनका प्रत्याशी हार गया लल्लू सिंह जी, ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी जी अमेठी से हारे थे, अब की बार चुनाव लड़े रायबरेली से जीत गए, और अमेठी से जो इनके प्रत्याशी थे केएल शर्मा वो भी जीत गए। उसके बाद भी कहते हैं कि निष्पक्ष चीजें नहीं हो रही। एक बात हमें ये ध्यान देनी होगी कि अयोध्या में कई बार ऐसा होता है, एक्सट्रीम इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। जो वहां के सांसद लल्लू सिंह जी थे वो हार गए और समाजवादी पार्टी के साथ जीते, बिल्कुल ठीक है। वो एक बात को गौर कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो स्थिति हुई 2025 के इलेक्शन में, तो आप इस बात ये महसूस 24 के इलेक्शन में, तो आप ये बात महसूस कीजिएगा कि इन्होंने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया था, ये अहंकार का नारा था, बिल्कुल। ये नारा कोई बहुत अच्छा नारा नहीं साबित हुआ। इन लोगों ने खुद महसूस किया और बाद में महसूस किया, क्योंकि इससे जो और विरोधी दल थे, राजनीतिक दल, उनको ये मौका मिल गया कि भाई 400 पार क्यों चाह रहे हैं, ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, और उसको इन बातों को जमीन भी मिली इस बात से। और एक बात और बताइए, लल्लू सिंह जो अयोध्या से ही चुनाव लड़ रहे थे, यानी फैजाबाद सीट से, बिल्कुल, वो खुद उन्होंने कहीं ये बात उनके जबान से निकल गई कि अगर 400 पार नहीं होंगे तो हम संविधान को कैसे जो है वो बदल सकते। हाँ। तो कुछ छोटे छोटे इनके नेताओं ने ऐसा कह भी दिया, और उसके लिए दोष भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूँ कि अगली बार जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसी भूल नहीं करेगी, समझे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर सर यही बात है, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी आरोप लगाए कि इस तरीके से धांधली चल रही है, ये सब चल रहा है, सबका हिसाब करने वाली जनता है। जनता के सामने अगर कोई घमंड में आकर ये बोले कि 400 पार हम ये कर देंगे, ठीक है, तो जनता उनको दिखा देगी। दूसरा, लोकसभा के चुनाव में एक चीज और देखने को मिली, एक जेपी नड्डा जी का बयान भी सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी के समय पर हमें आरएसएस की जरूरत थी और आज हम मजबूत हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो अहंकार तो सभी का निकलता है। जेपी नड्डा ने ये बात कह दी थी। हाँ। और लेकिन एक बात ये होती है, कई बार कही जाती है कोई बात किस तरीके से और फैल जाती है कैसी बात। हाँ। जैसे कि आप एक बात बताइए कि आजम खान ने अपने भाषण में एक बात ये कही थी, भारत माता डायन कभी नहीं हो सकती। अब उसका प्रचार कर दिया कि भारत माता को उन्होंने डायन कह दिया। हाँ, मोदी जी ने 56 इंच सीने की बात जो कही थी, वो मुलायम सिंह यादव जी को किसी भाषण पर उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है।
अब उनकी बात को 56 इंच सीने से जोड़ दिया गया। तो ये बिल्कुल narrative ऐसे हाँ, होते काफी हैं, चीजें हैं, गढ़ राहुल दिए गांधी जी जाते की हैं, वीडियो उठा जो लेते हैं, जोड़ वो दिए भी जाते काफी हैं। ज्यादा देखने को मिली है। मलिक साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए, समय कम है। जी देखिए, जहाँ तक विषय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का, मैं सोचता हूँ ये जातिवादी परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है और उसके साथ साथ ये क्षेत्रवाद भाषावाद के आधार पर बात करते हैं और ऐसे प्रवक्ता इनके पास मौजूद हैं जो कचरे के डब्बे में उठा के नहीं लाया गया है। कमल सिंह जी को मालूम होना चाहिए अनाथ आश्रम से उठा के नहीं लाया गया है। जिस तरीके से विषय है माधुरी स्वराज को अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया है। होना अनुराग धूमिल को अनिवार्य भी है, जो है अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया है। इनके रचे रचाए जो है कुछ डायलॉग है, मानती है, समझती है कि कांग्रेस मुक्त भारत निश्चित रूप से होगा और वोट की चोट जनता कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, समर सिंह जी लास्ट कमेंट। अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो है पेटेंटेड डायलॉग है जो बोल के चले गए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जय शाह को, अनुराग धूमल को और माधुरी स्वराज को अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया है। ठीक है, परिवारवाद की बात आप ना करें, आपको शोभा नहीं देता है। और जहां तक की बात है संविधान की है, हम संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इस संविधान को, जिस संविधान की किताब को राहुल गांधी जी लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले हैं, उस संविधान की रक्षा करना, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करना, इस देश की अस्मत और इस एकता का का ध्यान रखना वो हमारा कर्तव्य है। हम उसको आखिरी दम तक करते रहेंगे। चलिए ठीक है, मलिक साहब, समर सिंह जी, पीके तिवारी सर और श्याम कुमार जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है, राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से सफाई मांगी है। साफ तौर पर जिस तरीके से वो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। और आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी कुछ स्क्रीन पर दिखाया भी, उन्होंने बताया भी किस तरीके से कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल सीट के जो वार्ड नंबर में उन्होंने कुछ सर्च किया, 6 महीने में जो उनको कुछ मिला वो सभी के सामने भी रखा। अब उनके दावों में कितना दम है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव आयोग भी उनसे सफाई मांगेगा। ठीक है, फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।